तो देखो बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोग समझ रहे थे वैलेंसी फैक्टर, और मैंने तब कहा था कि हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के वैलेंसी फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में भी समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, तो इसका समझते हैं कि क्या होता है आपके पास वैलेंसी फैक्टर, या इसके बारे में हम लोग चलो कुछ स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट होता है जो रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, अब मैंने जो डेफिनेशन से लिखवाया हुआ है वैलेंसी फैक्टर का, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो मैंने बोला कि ऑक्सीडाइज होगा तो भाई कर लेना कि कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कहा अगर रिड्यूस होगा तो ये कर लेना कितना ऑक्सीडेशन नंबर का कम हुआ, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ पर मॉलिक्यूल, ये मैंने बता रखा है। अब सर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम लोग उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो नीचे लिखो इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि ऑक्सीडाइज वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिड्यूस वाला गेन करेगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो वो होता है आपके पास वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अभी समझते हैं। तो अगर आप देखो, इसमें देखो दो तरीके हैं, एक तो पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा एन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन, अगर डिसप्रपोर्शनेशन होता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला होता है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। वही वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे n1 क्या है, वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, n2 क्या है, वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडक्शन। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करते हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका वही है कि आप एन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करो, उसमें आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। समझते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखा जाए। तो जो सबसे फेमस मॉलिक्यूल है, क्यों ना भाई उसे से स्टार्ट किया जाए। H2O2 से क्या बनता है, H2O प्लस O2। मैंने जब आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग पढ़ाया था, मैंने कहा था कि इसमें रायता नहीं बनाना है कि एक के साथ लिख दिया, अलग अलग मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को दो बार अलग अलग लिखो आराम से। एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रायता नहीं बनाना है, तो वही करते हैं। तो मान लेते हैं इसका हमको n फैक्टर निकालना है, पर अलग अलग करना है, एक ही में मिक्स नहीं करना। अभी देखो बैलेंसिंग नहीं करना, अभी सिर्फ n फैक्टर पर फोकस करना है। तब भी करने के लिए अलग अलग, आराम से अलग अलग लिखो। ये मान लेते हैं इसमें जा रहा है, ये मान लेते हैं इसमें आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले में वैलेंसी फैक्टर देखो, ऑक्सीजन का स्टेट यहाँ देखो, स्टेट क्या होता है, -1 -2 0। ठीक है, -1 से कहां पे जा रहा है, 0 में। कितने का चेंज है, 1 का। पर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन तो 2 है। हम लोग हमेशा बात करते हैं टोटल चेंज की। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और -1 से 0 जा रहा है, 1 का चेंज है, पर दो ऑक्सीजन, तो मतलब कि कितने का चेंज है, 2 का। तो मतलब n1 की वैल्यू क्या होगी, 2। अरे n1 होता है ना वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज हुआ, 0 मतलब -1 से 0 में 1 का चेंज, पर 2 ऑक्सीजन, तो वैलेंसी फैक्टर 2। H2O2 इसको देखते हैं, -1 से कहां पे आ रहा है, -2 में 1 का चेंज। अच्छा, और फिर से 2 ऑक्सीजन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितने का होगा, 2 का। अरे
-1 से जा रहा है -2 में, एक का चेंज, पर कितने ऑक्सीजन है 2, तो वैलेंसी वेक्टर क्या हो जाएगा 2। तो बस निकाल लेते हैं वैलेंसी वेक्टर। देखो फॉर्मूला क्या है, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो क्या होगा 2 तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर क्या बताना चाहता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो इसमें देखो कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं, आगे मैं इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करके दिखा देता हूं, पर इसमें कुछ बातों को लिख लेते हैं। और लास्ट लेक्चर मैंने देखो बता दिया कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बार बार मीडियम पे नहीं आएंगे, ये मैंने क्लियर कर दिया कि मीडियम से वैलेंसी वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, चाहे एसिडिक लो चाहे बेसिक लो एक ही आता है। तो हम लोग एसिडिक को लेंगे भाई, जो आसान काम है, आसान वाले को करेंगे जब एक ही रिजल्ट आना है। तो पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो H2O2 जो है जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका वैलेंसी वेक्टर 2 होता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में अगर H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है मान लो, तो वैलेंसी वेक्टर कितना लोगे 2 का। ऐसा होगा जैसे कि मान लो H2O2 के सामने KMnO4 है। अब KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वैलेंसी वेक्टर कितना लोगे 2 का। ये सब बातों का ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। H2O2 का जब रिडक्शन होता है तब भी वैलेंसी वेक्टर होता है 2 का, पर जब बेचारा H2O2 अकेला होता है, ठीक है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, तो उसका वैलेंसी वेक्टर 1 लेना होता है। ये बातों को ध्यान रखना है। तो नीचे लिखो वैलेंसी वेक्टर ऑफ H2O2 इज 2 व्हेन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड वैलेंसी वेक्टर ऑफ H2O2 is again 2 when it undergo reduction, but valency factor of H2O2 is 1 when it undergo disproportionation। तो इसका वैलेंसी वेक्टर 1 लेना है जब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा, पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में क्या लेना होता है 2 and 2। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इलेक्ट्रॉन वाले से भी करके देख लेते हैं इसको, H2O2 का ऑक्सीडेशन। ठीक है, बैलेंस करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन में वैलेंसी वेक्टर कितना आया 2। अगर किसी रिएक्शन में H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो वैलेंसी वेक्टर उसका 2 लेना। अगर H2O2 को सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता ही होगा कि हम लोगों को वाटर ऐड करना पड़ता था। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। अब इसमें देखो एक बात को समझते हैं, जब आप ऐड कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 टाइम H2O2 और ये H प्लस भी कट जाएगा, तो 2 टाइम H2O प्लस O2। समझो ये कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन कितना ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, आप देखो होता किसमें, आराम से सोचो। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने, अरे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब कि, और ये मॉलिक्यूल कितने हैं 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं और एक में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एक में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। जब 2 मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता, 1 इलेक्ट्रॉन गेन होता। तो वैलेंसी फैक्टर क्या है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। मैं रिपीट करता हूं, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। अगर आपको ये चीजों में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताता हूं। जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है, देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ही होता है। वो ये जितना दान करेगा ये बेचारा उतना ले लेगा, मतलब ये डोनेट कर ले जाओ, ये डोनेट करेगा ये ले लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा उसको क्या करना, ये जितना भी मोल आएगा उससे डिवाइड कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है। और ये मोल, मान लो कि अगर ये 5 मोल होता
तो 5 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो 1 मोल के लिए 2/5। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में क्या करना, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो नीचे लिख लो कि सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फॉर 1 मोल ऑफ H2O2 इज 1, सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज 1। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होता है उसको पर मोल के अकॉर्डिंग का लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो देखो 2 एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक तो फास्फोरस का, एक आयोडीन का। तो क्यों ना आयोडीन वाला एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं दोनों मेथड से। जैसा मैंने पहले बताया कि भाई रायता नहीं बनाना है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज कर रहे हो तो आराम से अलग अलग आराम से करके करो भाई, क्या चलती है, आराम से अलग अलग लिखो आराम से। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 0, अरे आयोडीन भाई 0 होता है ना, 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से ये जा रहा है +5 में। ओ 0 से +5 में, अच्छा। और आयोडीन कितने, 2, मतलब कि चेंज है 10 का। अरे वैलेंसी फैक्टर तो पहचान गया होगा ना, 0 से +5 में 5 का चेंज, 2 आयोडीन में 10 का चेंज। इसका वैलेंसी फैक्टर 0 से आ रहा -1 में, ओ 1 का चेंज, अच्छा। और 2 आयोडीन, तो चेंज कितने का होगा, 2 का। अरे 0 से +5 में 5 का चेंज, 2 आयोडीन 10, अलग अलग करना है। 0 से -1 में 1 का चेंज, 2 आयोडीन 2 का चेंज। ठीक है, सिंपल लेस मत लेना, बैलेंसिंग नहीं कर रहे गलत हो जाएगा। ठीक है, N1 N2 हमको वैल्यू चाहिए, तो इसमें बस ये N1 N2 आ गया। अरे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो एक मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, तो यही 10 और 2 ही लेना। इसमें सिंपल लेस लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसा कुछ बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है, आराम से वैलेंसी फैक्टर निकाला। अब देखो करेंगे N1 N2 अपॉन N1 + N2, 10 × 2 अपॉन 10 + 2, तो 20/12, 5/3। अरे 4 कॉमन आ गई, ये इसका वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, इसको चलो दूसरे वाले मेथड से भी कर लेते हैं। इसको बैलेंस करते हैं। तो ये पहला वाला रिएक्शन देखो बैलेंस हुआ, सेकंड वाले को करते हैं। ठीक है, ये आपके पास होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया, उधर H+ ऐड किया, उधर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। वही आपका सेम होगा तो नहीं होगा तो कैसे ऐड होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और फिर ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 6I2, और क्या होगा 6 वाटर, इधर क्या बनेगा 10I- 2IO3- एंड 12H+। ठीक, ये बनेगा। अब जब आप इसको ऐड कर रहे थे तो देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10। तो इलेक्ट्रॉन जो कटने वाला है वो कितने कटने वाला, अरे 10 कटने वाला है ना, 5 × 2। तो और ये कितने मॉलिक्यूल है, 6, तो 6 मॉलिक्यूल I2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कट रहा है, 10। अरे देखो टोटल हमको लास्ट का टोटल मॉलिक्यूल देखना होता है, 6 मॉलिक्यूल है, कितने इलेक्ट्रॉन कटे भाई, 10 से 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कटे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो जब 6 मॉलिक्यूल है आयोडीन के, तो हमको दिख रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है इनमें। ठीक है, तो अगर 1 मोल होता I2 का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 10/6
या 5/3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी वेक्टर 5/3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ ऐसे वैलेंसी वेक्टर का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखो कई बार रिएक्शन में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है या फिर एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो वैलेंसी वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कुछ ऐसे सिंपल केसेस करते हैं। तो वैलेंसी वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और किसी ने फिर गेन किया, तो वही जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वही वो उसका वैलेंसी वेक्टर, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो गेन करता है जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसका वैलेंसी वेक्टर होता है। ठीक है, तो नीचे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैलेंसी वेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। तो हम लोग कुछ केसेस करने जा रहे हैं जहां पे वैलेंसी वेक्टर आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ये मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फेरस ऑक्सिलेट। ठीक है, मतलब फाइंड द वैलेंसी वेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द वैलेंसी वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लो कि मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो सबको आपको ऑक्सीडाइज कराना है। ठीक है, सबको आपको ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच के बताना क्या होगा वैलेंसी वेक्टर। और ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का नॉर्मली नहीं होता है, ऑक्सीडाइज करना है सबको। एक्चुअल में रिएक्शन सब में मेरे को लिख देना चाहिए, मैंने रिएक्शन नहीं लिखा, आप लोगों को भी रिएक्शन का आइडिया नहीं होगा। देखो बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस वाला काम खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। तो इतने केसेस को हम लोग करते हैं, समझते हैं वैलेंसी वेक्टर। तो हम लोगों को कुछ वैलेंसी वेक्टर यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और देखो बैलेंसिंग वाला काम अभी नहीं करना है। ठीक है, ये मान के चले कि सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे सामने मान लो KMnO4 है, तो इन सबको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नाम लिख लेते हैं। देखो पहला वाला फेरस ऑक्सिलेट। फेरस ऑक्सिलेट में कार्बन का स्टेट है +2, और देखो ऑक्सीजन का स्टेट आप ये -2 लो। अरे अब तो सॉल्व करना आता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तो लेक्चर नंबर बन जाके रिवाइज करो। ऑक्सीजन को लेना है -2, आयरन को लेना है +2, और आप जब कार्बन को सॉल्व करोगे तो इसका स्टेट आएगा +3। अरे कार्बन को x लो सॉल्व करो, कार्बन को x लो सॉल्व करो तो आएगा +3। या फिर याद रखना कि C2O4 2-, इसका नाम है ऑक्सिलेट। अरे ऑक्सिलिक एसिड से आता है, ऑक्सिलिक एसिड से आता है ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट में कार्बन का स्टेट होता है +3। इस बात को ध्यान रखना, इसका आपको काफी यूज पड़ेगा मतलब इस चैप्टर में। तो मान लेते हैं फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन +2 से आ रहा है +3 में, और CO2 बनता है तो +4 में। अब अगर आपको उसका देखो वैलेंसी वेक्टर निकालना है, तो वैलेंसी वेक्टर पूरे मॉलिक्यूल का निकाला जाता है, पूरे मॉलिक्यूल का। ठीक है, वैलेंसी वेक्टर पूरे मॉलिक्यूल का निकाला जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, आयरन
+2 से आ रहा है +3 में, एक का चेंज हो रहा है, मतलब कि आयरन एक से ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। मतलब आयरन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीडाइज का मतलब आयरन ने भी एक इलेक्ट्रॉन का भाई दिया होगा ना कंट्रीब्यूशन, आयरन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दान दिया है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। तो आयरन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दान किया है, तो वो +2 से आ रहा है +3 में। आयरन का वैलेंसी वेक्टर हुआ 1। कार्बन पे आते हैं, कार्बन यहाँ पे +3 में था और यहाँ पे आ रहा है +4 में, एक का चेंज, मतलब कार्बन ऑक्सीलेट से जा रहा है CO2 में, या हम लोग मान के चलते ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। पर यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूशन किया होगा? 2, तो इसलिए इसका वैलेंसी वेक्टर आएगा 3। तो ऐसे केसेस में आपको टोटल वैलेंसी वेक्टर लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर 2-3 एटम आपका ऑक्सीडाइज होंगे तो सबके वैलेंसी वेक्टर को ऐड करना है, तो सबको, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिख लो, व्हेन फेरस ऑक्सीलेट अंडरगो ऑक्सीडेशन वैलेंसी फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट इज 3, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। अब देखो इन सबको एग्जांपल समझते हैं। और आयरन +2 में है और इसका पूरा चार्ज है -2। देखो सल्फेट का चार्ज तो सबको पता है, बच्चों को पता होता है कि सल्फेट का चार्ज -2 होता है। ये -2 है तो +3 में जाएगा। अब देखो इधर ध्यान दो, सल्फेट में कुछ नहीं हुआ। अरे आप ऑक्सीडाइज करवा रहे हो, मान लेते हैं सल्फेट को, भाई कुछ नहीं हुआ, सल्फेट को कुछ हुआ ही नहीं, तो सल्फेट के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं है, सल्फेट तो जैसा था वैसा ही रहा है। पर आयरन +2 से आ रहा है +3 में, तो इसका वैलेंसी वेक्टर क्या होगा? 1। सिर्फ आयरन में चेंज हो रहा है, सल्फेट में तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसका वैलेंसी वेक्टर 1। अगर सब में चेंज होगा तो सबके चेंज को ऐड करना है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, वही ऑक्सीडेशन करना है। ये आपके पास है फेरिक ऑक्सीलेट, फेरिक ऑक्सीलेट, ठीक है। अब देखो है क्या फेरिक ऑक्सीलेट में? फेरिक ऑक्सीलेट में आयरन का चार्ज है +3, वही 3 इधर गया है। एक्चुअल में देखो होता क्या है कि जो ऑक्सीलेट होता है उस पर चार्ज होता है -2, तो ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। तो फेरिक ऑक्सीलेट में आयरन का चार्ज है +3, ठीक है। कार्बन का चार्ज भी है +3, ठीक है। ऑक्सीजन वैसे कुछ करता नहीं है। ये क्या है? फेरिक ऑक्सीलेट। अब देखो समझो, यहाँ पे आयरन देखो +3 में था और +3 में गया। अरे आयरन में तो चेंज ही नहीं हुआ, तो उसका चेंज क्या होगा? 0। तो वैलेंसी वेक्टर लिखते हैं। अरे ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि आयरन हर बार ऑक्सीडाइज होगा। जब ऑक्सीडाइज हुआ तो काउंट करना है, जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो काउंट नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है ये। तो आयरन क्या है? +3 से आपके पास आ रहा है +3 में, तो कोई चेंज नहीं, इसका वैलेंसी वेक्टर 0। अरे जब किया ही नहीं कुछ तो कहाँ से काउंट करोगे? आयरन मतलब कार्बन, आयरन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। कार्बन +3 से आ रहा है +4 में, कार्बन +3 से आ रहा है +4 में, एक का चेंज। कार्बन +3 से +4 में एक का चेंज। कितने कार्बन है? 3 × 2 6 कार्बन है, तो बस वही 6 कार्बन है, तो वैलेंसी वेक्टर 6, तो टोटल आपके पास 6। अरे कार्बन +3 से जा रहा है +4 में, तो उसका वैलेंसी वेक्टर 1, और कितने कार्बन है? 6। इसका मतलब कि फेरिक ऑक्सीलेट का वैलेंसी वेक्टर 6 होता है, फेरस से भी डबल। तो नीचे लिख लो वैलेंसी फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट इज 6। तो जिसका चेंज होगा सिर्फ उसको लिखना है, जिसका चेंज नहीं होगा उसको नहीं लिखना है, बस सिंपल सी बात ही है। इसमें थोड़ा सा देखो एक दिक्कत हो सकती है आपको। आप बोलोगे सर इसमें मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया नहीं है। एक आप बात बोल सकते हो कि सर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया आपको नहीं है तो एक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप वैसे सोचोगे तो ये इसका चार्ज मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। तो एक्चुअल में इसमें AS एर्सेनिक है, एर्सेनिक नाइट्रोजन की फैमिली में आता है, तो इसका चार्ज है +5 एंड सल्फर पे -2। यही दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई रहते हैं। और यहाँ पे आप निकालोगे तो एर्सेनिक का चार्ज फिर से +5 आप देखोगे, और इसका निकालोगे तो इसका चार्ज है +6, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो एर्सेनिक +5 से
+5 में, कोई चेंज नहीं। आर्सेनिक, अरे आर्सेनिक और सल्फर में आर्सेनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो आर्सेनिक +5 से +5 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर में आर्सेनिक का क्या होगा 0। सल्फर यहाँ पे -2 पे है और यहाँ पे किस पे गया है +6 में, -2 से +6 8 का चेंज, और 5 सल्फर 5 -2 से +6 में 8 का चेंज, 8 का, और कितने सल्फर है -2 से +6 कितने का चेंज हुआ आपके पास भाई 8 का, 5 सल्फर, तो कितना हुआ 40, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 40। इसको आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस करके देख लो, 40 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैं 1 मिनट कर देता हूँ। अच्छा ये 2, ये 5, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना हुआ, तो इधर आपको करना होगा और 28 वाटर, तो इधर करना होगा 56 H+, तो यहाँ आपके पास होगा 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका बैलेंस रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन देखो 40 आएगा। तो अब आप लोग उनको ट्राई करो। इनके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि N3 पे जो चार्ज होता है वो -1 का होता है। N3 को बोलते हैं अजाइड आयन। ट्राई करो उसको। N3 पे चार्ज है -1 का, ट्राई करो उनको। बस इतने एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो यहाँ पे N3 मतलब N3 पे चार्ज लिया मैंने -1 का, तो एक्चुअल में N3 पे चार्ज -1 का, तो एक नाइट्रोजन पे चार्ज होगा -1/3। अरे N3 पे -1 मतलब कि 3 नाइट्रोजन पे चार्ज है -1 का, तो एक नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होगा -1/3। तो वही समझते हैं, एक नाइट्रोजन पे चार्ज है -1/3 और लेड पे चार्ज है +2 का। अरे आप देखोगे तो N3 पे चार्ज है -1 का और लेड पे +2, ठीक है, लेड पे +2 का चार्ज है। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लेड यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन है +5। नाइट्रोजन -1/3, अरे एक सिंगल 3 नाइट्रोजन पे -1 था, तो एक नाइट्रोजन पे -1/3, तो नाइट्रोजन -1/3 से जा रहा है +5 में, मतलब चेंजेस कितने का होगा, तो 1/3 एंड 5, तो 16/3। तो मतलब किसका जो वैलेंसी फैक्टर है 16/3 नाइट्रोजन में चेंज, मतलब नाइट्रोजन -1/3 से जा रहा है 5 में, मतलब -1/3 से जा रहा है 5 में, तो 5 और 1/3 मतलब इतना मिला के चेंज होगा। और नाइट्रोजन कितने 6, तो ये क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई भी होगा। और लेड में तो कोई चेंज नहीं, तो 0, तो ये कट जाएगा तो आएगा 2, तो ये आपके पास कितना आएगा 32 का चेंज। ठीक है, नीचे वाले में दिखवाते हैं। फिर से लेड +2, एक नाइट्रोजन पे चार्ज है -1/3, इस बार ये है +4 और ये है +5, तो इसका वैलेंसी वेक्टर देखो, देखते हैं। लेड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 से +4, लेड में भी 2 का चेंज है और नाइट्रोजन में चेंज है 16/3 का, तो 16/3 × 6, तो ये आपके पास 34। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर। एक इसको देखते हैं। देखो 2 तरीके हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन हो, या चाहो तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो। आप करोगे सर, आप लोग सोच रहे हो क्या सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सेम आएगा? यस। कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कोई भी दिक्कत हो, फॉलो
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उससे 100% श्योर आंसर आएगा। चलो दो में से एक करके दिखा देते हैं, तो नीचे वाले को कर देते हैं। चलो नीचे वाले को, क्या उससे आंसर सेम आएगा? यस, आंसर अलग आ ही नहीं सकता है कभी, दैट इज इम्पॉसिबल। करके दिखा देते हैं इसको। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही होगा वैलेंस वेक्टर। करते बैलेंस। लेट बैलेंस नाइट्रोजन 6 है, पहले जो रिडॉक्स के पार्ट है वो बैलेंस करते हैं। हो गया बैलेंस। अरे एसिडिक मीडियम में करेंगे, मीडियम का बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसिडिक मीडियम ज़्यादा इजी रहता है। ऑक्सीजन फटाफट 18 प्लस 2 20, तो यहाँ पे 20 वाटर ऐड होगा, तो यहाँ पे 40 H प्लस ऐड होगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए 34 इलेक्ट्रॉन, आगे 34। देखो सेम, कोई दिक्कत आए तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, हमेशा राइट आंसर। अगर आपको ऐसे सीधा सीधा निकालने में दिक्कतें हो रही है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करो भाई, दोनों इसीलिए पढ़ाए गए हैं। इसको करते हैं। देखो इसका स्टेट है वैसे आपके पास -2 और इसका +3, तो वैसे अगर आप वैलेंसी वेक्टर करके देखोगे, और इस बार ये क्या है +5 एंड +6, ठीक है। तो एर्सेनिक +3 से आ रहा है +5 में 2 का चेंज, और यहाँ पे एर्सेनिक कितने, यहाँ पे हमको मतलब होता 2, तो क्या होगा 2 × 2। अरे एर्सेनिक +3 से आ रहा है +5 में 2 का चेंज, 2 एर्सेनिक है तो 2 × 2। सल्फर -2 से आ रहा है +6 में 8 का चेंज, और कितने सल्फर है 3, तो टोटल चेंज 28 का, ठीक है। इसको चलो फटाफट हम लोग एंड इलेक्ट्रॉन मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। देखते सेम आता है कि नहीं। 2 3, ऑक्सीजन कितने हुए 20, तो यहाँ पे क्या होगा 40 H प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 28 इलेक्ट्रॉन। अब करके देख लो चार्ज, तो वही सेम आंसर। अब नीचे वाला करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो अभी तक जितने केस किए, कई बार दोनों ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे, कई बार एक ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हम लोगों को ओवरऑल चार्ज लेना होता है। मैंने नीचे वाले में थोड़ा गूगली फेंक दिया आपको। गूगली मतलब कि देखते हैं, इसका स्टेट है +3, अभी तो थोड़ी देर पहले लिखा था आपको फेरिक ऑक्सीलेट, इसका स्टेट है +3, ठीक है। और ये +2 में आ गया, मतलब कि आयरन जो है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग नेट, जो नेट होता है चेंज, उसकी बात करेंगे। जैसे मान लो आप सोचो, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को सोचो आराम से, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सपोज करो उसने, अभी मैं ऐसे नहीं, इसको नहीं देख रहा, मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, ठीक है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा वाला रिड्यूस हो रहा है। मान लेते हैं कि जो ऑक्सीडाइज होता है उसने 10 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ठीक है, और जो रिड्यूस हो रहा है मान लेते उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। मान लेते हैं कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, एंड जो रिड्यूस हो रहा है उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो नेट ओवरऑल मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा भाई, 10 दे रहा था और एक रिड्यूस हो रहा है, उसने 4 ले लिए, तो ओवरऑल तो 6 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 6 उसका ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर होगा। तो जब कोई मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल में जब कोई पार्ट ऑक्सीडाइज हो, कोई पार्ट रिड्यूस हो, तो आपको नेट चेंज की बात करना है, ठीक है। नेट चेंज मतलब कि क्या है, ये +3 से आ रहा है +4 में, ठीक है। तो देखो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, +3 से +4 में बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। कितने कार्बन है 6, मतलब 6 टाइम बढ़ रहा है। अरे कार्बन +3 से जा रहा है +4 में, 1 का चेंज, कार्बन कितने 6 पर आयरन जा रहा है +3 से +2 में, मतलब +3 से जा रहा है आयरन +2 में, आयरन रिड्यूस हो रहा है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कितने आयरन है 2,
तो इसलिए -2 करना पड़ेगा तो आएगा 4। मतलब कि देखो कार्बन ने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा और वही तो स्टेट बढ़ा +3 से +4, कार्बन ने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, आयरन ने क्या है कि 2 गेन कर लिए तो हुआ 4। आप लोग बोलोगे सर उतना मजा नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने बोला कि जब ज्यादा मजा ना आए तो क्या यूज करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। भाई अगर आपको देखो इसमें अगर आपको इसमें करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आंख बंद करके यूज करो ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। किसने मना किया है? मैंने खुद ही बोला है कि आपको कोई भी डाउट आए तो उसका यूज करो, उससे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी ना, उसमें तो राइट आंसर आ जाएगा, कर लेते हैं इससे। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंसी फैक्टर में दिक्कत है तो यूज करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, करके देखते हैं। ये मॉलिक्यूल है, आराम से बैलेंस करते हैं। पहले वो जो रेडॉक्स के पार्ट होते हैं, आयरन 2 बैलेंस हो गया आराम। हमें यहाँ पे स्टेट देखने की जरूरत ही नहीं है, यही तो अच्छी बात है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, मतलब स्टेट देखने की जरूरत नहीं। आयरन 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। कार्बन कितना है 6, कार्बन 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या काउंट करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 × 3 12 ऑक्सीजन है, 4 × 3 12, और यहाँ पे भी कितना है 12। वाह, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कितना सही चल रहा है देखो। ये तो आयरन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज बैलेंस नहीं हो पा रहा, चार्ज। इधर न्यूट्रल है, उधर न्यूट्रल नहीं है, उधर चार्ज है +4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो देख लो इससे कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है 4, तो वैलेंसी वेक्टर आया ना 4। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत है तो आप किसका यूज करो, आप आराम से यूज करो किसका, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, ठीक है। अब देखो हम लोगों को ये कुछ एग्जाम्पल तो हो गए, अब हम लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद करने होंगे, मतलब जो आपको पता होना ही चाहिए, जो आपको याद करना होगा। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं KMnO4, तो पहले लिखो KMnO4, तो इसका या KMnO4 या फिर MnO4-, इसका स्टेट है +7। आप जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली नहीं दिया रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, MnO4-, ये जो मॉलिक्यूल है ये Mn+2 में जाता है। सिर्फ स्टेट पे फोकस करो। अगर मीडियम एसिडिक है तो मतलब कि अगर आप किसी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हो जिसका pH 1 2 3 4 मतलब 7 से पहले, 4 5 6 7 के लेकिन पहले, तो अगर मीडियम 7 के मतलब pH जिस सोल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है अगर उसका pH 7 से कम है तो मैंगनीज क्या होता है +2 में जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये MnO2 में जाता है। कब? जब मीडियम होगा आपके पास न्यूट्रल या फिर बेसिक, ठीक है, तो इसमें जाएगा। ये मतलब आपको देखो रिएक्शन से, देखो इस पूरे चैप्टर में आपको रिएक्शन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको मेनली मतलब किस पे फोकस करना है, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर भी देखते क्या होगा, आपने इसको MnO2 बनाया या Mn+4 बनाया उससे हमें कोई मतलब नहीं, मेनली हमें मतलब होता है किससे, हमें मेनली मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। MnO4- से MnO4 जाता है अगर मीडियम कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो पहले तो यही समझ लो कि ये एक्चुअल में क्या है इसका मतलब। देखो अगर क्वेश्चन में बोला है बेसिक तो ये वाला लेना है, क्योंकि मेरे से बच्चे हर बार ही पूछते हैं सर बेसिक मीडियम होगा तो क्या लेंगे, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं क्या बता रहा हूँ और आप लोग क्या समझते हो, मतलब मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता। भाई बेसिक बोला है तो बेसिक तो यहाँ लिखा है तो यही लिखना है। तो सर आपने ये भी तो लिखा है, भाई यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग बेसिक। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम इज टेकन या फिर बोला कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम इज टेकन, तब ये लेना है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में। इसके लिए pH
कम से कम 13 होना चाहिए, तब जाके ये होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल का कलर होता है ब्राउन, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास ब्राउन कलर का होता है एक्चुअल में। तो ये मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होता है जब pH 13 के ऊपर होता है, तो अदरवाइज से फॉर्म ही नहीं होता है। तो अगर बेसिक बोला है तो यही लेना है, अनटिल और अनलेस आपको ये मेंशन है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बोला है तो ये वर्ड यूज करना है, नहीं तो अदरवाइज यही यूज करना है। अब देखो इसमें वैलेंसी फैक्टर पे आते हैं। तो देखो वैलेंसी फैक्टर समझो क्या है, +7 से +7 पे है ना, ये आ रहा है +2 में, चेंज कितने को हो रहा है, अरे मैंगनीज देखो केमनो, आप नीचे लिख लो, लिखो KMnO4 is a very strong oxidizing agent, so it oxidizes other molecule and reduces itself। तो ये एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा ये। तो देखो ये +7 से कहाँ पे आ रहा है, +2 में, ठीक है, कितने का चेंज है, 5 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5, मतलब कि +7 से आता है +2 में 5 का चेंज, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आपको क्या लेना, 5 का। ये +7 से देखो कहाँ पे आ रहा है, +4 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर लेना है 3। अरे +7 से +4, तो +7 से +4 चेंज तो 3 ही का हो रहा है ना, तो वैलेंसी फैक्टर क्या है, 3। और यहाँ पे इसका स्टेट देखो +6, तो +7 से आ रहा है +6 में, तो चेंज क्या होगा, 1 का। तो एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर होता है इसका 5, वैलेंसी फैक्टर याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5, न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 3, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। तो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर आप लोगों को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। अब इसमें हम लोग एक दूसरा लिखते हैं, नीचे लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पे इसका स्टेट होता है +6 और ये जाता है +3 में। अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक, और एक्चुअल में ये इसी में रह जाता है, इसमें +6। अगर मीडियम कैसा है, न्यूट्रल या फिर बेसिक, न्यूट्रल बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक जो करना चाहो कर लो, मतलब कि ये काम तभी करता है, मतलब चेंज तभी होता है जब pH 7 से कम हो, 7 या 7 से ज़्यादा होने पे काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें भी नीचे लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑल्सो अ very strong oxidizing agent, so it oxidizes other molecule and reduces itself. Potassium dichromate oxidizes other molecule only in acidic medium। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ ऑक्सीडाइज करता है, एसिडिक मीडियम में। अब वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं, +6 से जा रहा है +3 में, कितने का चेंज हो रहा है, मुझे लगता है 3 का चेंज हो रहा है। +6 से जा रहा है +3 में, +6 से जा रहा है +3 में, कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। कितने क्रोमे में, 2, ठीक है, 2 क्रोमे में। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6 का। +6 से +3, 3 का चेंज हो रहा है। अरे +6 से +3, 3 का चेंज हो रहा है, ठीक है, और 2 क्रोमे में, तो वैलेंसी फैक्टर 6। +6 से +6 तो वैलेंसी फैक्टर 0 या फिर नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अरे रिडॉक्स हुआ ही नहीं तो कहाँ से डिफाइंड करोगे, तो ये आपके पास डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो डाइक्रोमेट कहाँ पे काम करता है, डाइक्रोमेट सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में डाइक्रोमेट एक्चुअल में वर्क ही नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 2 लेक्चर पहले हम लोगों का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था वैलेंसी फैक्टर, और हम लोग पिछले 2 लेक्चर से, मतलब लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर पर रिसर्च कर रहे हैं। हम लोगों का वैलेंसी फैक्टर वाला जो टॉपिक है अभी हो चुका है। तो आगे कुछ करने के पहले तो हम लोग एक फॉर्मूले लिखते हैं या फिर पहले लिखते हैं। अब जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में वहां पे आता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस।
या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या फिर इक्विवेलेंट। तो इस लॉ में देखो सबसे पहली और अच्छी, जैसे हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में किया था वही लॉ ऑफ मोल मतलब, या फिर लॉ ऑफ मोल एनालिसिस, जहाँ पे मोल एनालिसिस किया था कि बोला था कि हर एक रिएक्टेंट का, हर एक प्रोडक्ट का मोल बाय कोएफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है, यही बताया था। तो वहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत होती है, जहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होगी। तो एक रिएक्शन लिखते हैं जैसे A टाइम्स A, B टाइम्स B, C टाइम्स C, D टाइम्स D। इस रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स का कोई लेना देना नहीं, मतलब इस लॉ में कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट समझ लो ऑफ A जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब A जो रिएक्शन में जा रहा है वो वाला पार्ट हमेशा, वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A, और वही कि जो रिएक्शन में जा रहा है, रिएक्टेंट पता होगा कंज्यूम होता है, तो A का वो पार्ट जो रिएक्शन में जा रहा है वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B के इक्वल होगा हमेशा। तो ये इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस number of equivalent of all the reactant and of all the product are always equal। तो वो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्टेंट का किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट का किसी भी प्रोडक्ट का वो हमेशा सेम होता है, ये कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, एक्चुअल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप इसको खुद से समझ लेना, वैसे जरूरत है नहीं, बस मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जरूरत है नहीं। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बैलेंसिंग में जाओ तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज होता था तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यही होता था ना कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता था उसको इधर उधर मल्टीप्लाई करते थे। तो एक्चुअल में जो कोएफिशिएंट होता था वो कुछ नहीं होता था, वो आपके मतलब जो कोएफिशिएंट जो होता है वो बस क्या होता था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो वही एक्चुअल में है, और मतलब जो हमने पुराना जो लॉ पढ़ा है वो एक्चुअल में यही है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मत सोचो आप, चलो मैं 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ, इसको ज़्यादा मत सोचना। ये देखो पहले क्या पढ़ाया, देखो पहले क्या पढ़ाया है, एक्चुअली पहले जो पढ़ाया है और अभी जो कर रहे दोनों सेम है। देखो मैं बताता हूँ, मोल में जो लॉ पढ़ाया है और यहाँ पे जो करे दोनों सेम है, पर इसमें और उसमें क्या अंतर है, वहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, यहाँ पे बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको समझते देखो क्या है, मोल अपॉन A इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ B बाई B, यही होगा ना जो मोल में पढ़ाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ A इंटू B, और ये क्या होगा, मोल ऑफ B इंटू A। ठीक है, आप याद करो बैलेंसिंग में क्या पढ़ाया था, देखो बैलेंसिंग में क्या पढ़ाया था, बैलेंसिंग के टाइम क्या पढ़ाया था कि जो चेंज इन कोएफिशिएंट है, अगर इसका कोएफिशिएंट B से चेंज होता है, अरे चेंज इन वैलेंसी फैक्टर या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इसका B से चेंज होगा, इसका A से चेंज होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराया था, इसको इधर से मल्टीप्लाई कराया था। ठीक है, तो गौर करो मैंने क्या बताया था, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको इधर मल्टीप्लाई, उसको इधर मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि A का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, B, तो मोल ऑफ A और इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट B, तो यही तो होगा आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ A। अरे इक्विवेलेंट बताया था ना, मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर, आप जाके पीछे देखो समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में सबकी इक्विवेलेंट सेम होते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट, सारे के सारे प्रोडक्ट का सेम होता है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस लॉ
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस लॉ। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें बैलेंस करने का जरूरत नहीं होता, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग फिर से फॉर्मूले पे आते हैं जिनका यूज करने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया था नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो काफी ढेर सारे फॉर्मूले थे वो। तो हम लोग इसमें जो फोकस करेंगे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे। तो देखो लॉ क्या कहता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लॉ कहता है कि सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के जो फॉर्मूले उनको एक बार लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो पहला फॉर्मूला है वो एक्चुअल में आपके पास है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। और एक बात को ध्यान रखना सब लोग कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है या फिर जो इक्विवेलेंट मास होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये ध्यान रखना, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें क्या लिखा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, ये आपके पास होता है मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर। मैंने इक्विवेलेंट मास को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था, तो मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर आ गया था। फिर यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला क्या था, तो वो था नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, अरे नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को इसमें लीटर में लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। एंड फोर्थ नॉर्मेलिटी क्या था, अरे नॉर्मेलिटी था मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये हो सकता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। अरे नॉर्मेलिटी हो सकता है मोलैरिटी इनटू, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को लीटर में ही लेना है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो इन्हीं चारों फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ध्यान रखना कि चार फॉर्मूले, पहला मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दूसरा मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तीसरा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, चौथा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। वॉल्यूम को क्या है, हमेशा लीटर में ही लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे के जितने भी हम लोगों के न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं चारों फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया, इस पे ही एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक तो इवन इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जेईई मेन, सीईटी या नीट जैसे एग्जाम में तो सीधा सीधा इक्विवेलेंट वेट पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, नीचे लिखो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट इन द फॉलोइंग, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट इन द फॉलोइंग। तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। बस ये दो एग्जांपल बहुत है। एसिड या देखो मैं कहीं पे भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, बस समझो। ये एसिड बेस रिएक्शन है, कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन। अरे भाई वैलेंसी फैक्टर को तीन तरीके से डिफाइन किया मैंने, तीनों की एग्जांपल ले ली। एसिड बेस, एच देने वाला, OH लेने वाला, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। अरे इसमें दो हाइड्रोजन थे, दोनों इसने दे दिए। अरे एसिड बेस को बोलो मत भाई, वो भी तो प्रेजेंट है, वो भी इसका पार्ट है। तो इसमें दो हाइड्रोजन थे, दोनों उसने दे दिए। यहाँ पे एक ही OH था तो एक ही उसने दे दिया।
तो देखो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट m/2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। हाँ, अगर मॉलिक्यूलर वेट, देखो कई बार आंसर तो यही रहेगा m/2, आपको क्वेश्चन दे देता है कि m/1, m/2, m/3, तो ये याद रखना कि मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से इंडिकेट किया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है कि, तो या तो आप इसको m/2 भी लिख सकते हो, या आप इसको डिटेल में लिखना चाहो तो 98/2, तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा 49, एंड इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ये एक्चुअल में m/1 लिखा जाता है। वैसे ज्यादा चांस है कि आंसर m/1 ही दिया रहेगा, या फिर बहुत डिटेल में जाओगे तो 40। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको m के मतलब कैपिटल M के टर्म में ही ऑप्शन दिया रहता है। यहां पे देखते हैं +7 0 +2 +7, इसका वैलेंसी वेक्टर +7 से +2 5 का आ रहा है, इसका वैलेंसी वेक्टर क्या हो रहा है 0 से +7 7 का चेंज, 0 से +7 7 का चेंज, और 2 2, अरे वो भी 2 14। तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो ये होगा m/5। अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, देखो मैंगनीज का मास वैसे होता है 55, ऑक्सीजन का 16, रख दो आ जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो ये होगा m/ आपके पास 14। वैसे आयोडीन का मास होता है 127, तो I2 का मास होगा 254, तो वैसे 254/14 आएगा, ठीक है। बस ये लिख लो, ये इसका आपके पास इक्विवेलेंट मास है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, m/ मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एक लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट के केस में चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ज है +2 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 का होगा। चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन अनायन इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सॉल्ट, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 +3 का चार्ज 2 एल्यूमिनियम, तो इसका इक्विवेलेंट मास m/2, इसका इक्विवेलेंट मास m/6, ठीक है। तो ये इनके होगा इक्विवेलेंट मास, तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो बस अब आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे।